हेलो, कैसे हो आप लोग? अरे वाह, क्या खबर है। इंडियन इकोनॉमी 6.5% से एक्सपैंड करेगा। ये तो कमाल है। चलिए फिर आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही काम की जानकारी लाते हैं जो आपको जागरूक बनाती है। तो आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को समझने वाले हैं जो कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही मजबूत और लंबी दौड़ के लिए तैयार हो चुकी है। तो क्या वो जो हम सुनते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, वो वाकई सच होने वाला है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। आज हमारी पूरी बातचीत इसे एक नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। 6.5%। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो रफ्तार है जिससे भारत की इकोनॉमी के दौड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मूडीज रेटिंग जैसी बड़ी ग्लोबल एजेंसी का अनुमान है। समझिए, ये नंबर हमारे देश के आने वाले कल के लिए बहुत कुछ तय करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये 6.5% की ग्रोथ, क्या ये बस 1-2 साल की बात है, या फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक नई परमानेंट स्पीड बन सकती है? मूडीज का मानना है कि 2027 तक, जी हां, 2027 तक भारत इसी गति से आगे बढ़ सकता है। जरा सोचिए, एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह जो सालों तक एक ही स्पीड से लगातार दौड़ती रहे। इसका सीधा सीधा मतलब है लगातार नई नौकरियां, बेहतर सड़कें, बेहतर शहर और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हमने आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज हम सब मिलकर एक कार यात्रा पर निकलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का ये ग्रोथ सुपरहाईवे कैसा है। फिर हम गाड़ी के ट्विन इंजन की पावर को समझेंगे। उसके बाद ड्राइवर यानी आरबीआई की भूमिका को जानेंगे। रास्ते में आने वाले गड्ढों से भी सावधान रहेंगे, और अगर कोई रास्ता बंद मिले तो नए रास्ते कैसे खोजने, ये भी देखेंगे। और आखिर में हम ये तय करेंगे कि इस सफर में पैसा लगाना यानी निवेश करना सही रहेगा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि हम आखिर किस सुपर हाईवे पर चल रहे हैं। मतलब भारत की आर्थिक यात्रा की रफ्तार कितनी तेज और कितनी भरोसेमंद है, और बड़ी तस्वीर क्या कह रही है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ठोस अनुमान है जो भारत की असली ताकत, यहाँ के लोग और यहाँ की नीतियों पर आधारित है। इस लाइन का मतलब समझिए। भारत दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन, अमेरिका, यूरोप को ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ देगा, और 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि लगातार कई सालों तक। ये बात भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक असली पावर हाउस के तौर पर स्थापित करती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इस गाड़ी के हुड के नीचे ऐसा क्या है, इसे इतनी ताकत मिल कहां से रही है? पता चलता है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो शक्तिशाली इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। आइए इन दोनों इंजनों को जरा करीब से देखते हैं। तो इस ग्रोथ के पीछे दो हीरो हैं। पहला इंजन है हम और आप, यानी भारत के आम लोग। जब हम दिवाली पर शॉपिंग करते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, घर के लिए सामान खरीदते हैं, तो हम इकोनॉमी के पहिए को घुमाते हैं। इसे कहते हैं मजबूत घरेलू खपत। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, देश के अंदर मांग बनी रहती है। और दूसरा, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन है हमारी सरकार। सरकार जो हजारों करोड़ों रुपए नई सड़कों, पुलों, एयरपोर्ट्स और वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर खर्च कर रही है, वो इस गाड़ी को एक टर्बो बूस्ट दे रहा है। ये एक ऐसा धक्का है जो पूरी इकोनॉमी को आगे ले जाता है। तो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी है जिसमें 2 इंजन लगे हैं। लेकिन इतनी तेज गाड़ी को चलाने के लिए एक कुशल ड्राइवर भी तो चाहिए, जो ये देखे कि सफर सुरक्षित रहे। तो ड्राइवर की सीट पे कौन है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई का काम है इकोनॉमी की स्पीड को कंट्रोल करना, ताकि गाड़ी ना तो बेकाबू होकर पलट जाए और ना ही इतनी धीमी हो जाए कि हम कहीं पहुंच ही ना पाएं। और अच्छी बात यह है कि आरबीआई अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई यानी चीजों के दाम काफी हद तक काबू में हैं। जब महंगाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही होती, तो आरबीआई को बार बार ब्याज दरें बढ़ाकर इकोनॉमी पर ब्रेक नहीं लगाना पड़ता। ये उन्हें एक तरह का आत्मविश्वास देता है कि वो गाड़ी की रफ्तार को कम किए बिना उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि आरबीआई एक अनुभवी ड्राइवर की तरह कैसे काम कर रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि महंगाई काबू में है, आरबीआई ने 2025 में धीरे धीरे ब्याज दरें कम करना शुरू कर दिया। फरवरी और अप्रैल में छोटी छोटी कटौतियों के बाद जून में एक बड़ी कटौती की। अब आप सोचेंगे, इससे हमें क्या फायदा? देखो, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो होम लोन, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन, सब कुछ सस्ता हो जाता है। इससे लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करने और निवेश करने के लिए आगे आते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ड्राइवर धीरे धीरे ब्रेक से पैर फटाकर एक्सेलरेटर को हल्का सा दबाता है ताकि गाड़ी की स्पीड बनी रहे। लेकिन देखिए, कोई भी लंबा सफर बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ड्राइवर कितना भी एक्सपर्ट हो, सड़क पर गड्ढे भी मिलते हैं और कुछ अनजाने खतरे भी होते हैं। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के इस सुपर हाईवे पर कौन से वार्निंग साइन लगे हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी? ये सबसे बड़ी चिंता है। सरकार तो अपना काम कर रही है, पैसा लगा रही है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो असल में लाखों नौकरियां पैदा करती हैं, वो अभी भी नई फैक्ट्री लगाने या बड़ा निवेश करने से थोड़ा हिचकिचा रही हैं। वो अभी फुल स्पीड में एक्सेलरेटर दबाने को तैयार नहीं है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। शायद वो अभी भी पुराने कर्जों से उभर रहे हैं, या फिर दुनिया के अनिश्चित माहौल को देखकर वो अभी वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ सरकारी खर्च का मीटर लगभग फुल है, 90 पर। सरकार पूरी रफ्तार से पैसा लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मीटर आधे से भी कम है, सिर्फ 40 पर। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हों, और ये हिचकिचाहट इकोनॉमी की ओवरऑल स्पीड पर एक ब्रेक की तरह काम कर सकती है। इसके अलावा कुछ खतरे ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक घना कोहरा छा जाए, दुनिया के किसी कोने में कोई लड़ाई छिड़ जाए जिससे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगें, या फिर बड़े देशों के बीच कोई ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। ये सब ऐसे बाहरी जोखिम हैं जो हमारी अच्छी भली रफ्तार को अचानक धीमा कर सकते हैं। तो जब मेन हाईवे पर जाम लग जाए या कोई रुकावट आ जाए, तो एक समझदार ड्राइवर क्या करता है? वो गाड़ी रोककर बैठ नहीं जाता, वो नया रास्ता ढूंढता है, कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने बिल्कुल यही किया है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। अमेरिका, जो हमारा इतना बड़ा बाजार है, जब उसने भारतीय सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए, तो लॉजिक तो यही कहता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की हालत खराब हो जानी चाहिए थी, है ना? हमारा सामान महंगा हो गया तो कौन खरीदता? तो असल में हुआ क्या? और हुआ इसका ठीक उल्टा। ये आंकड़े देखिए, ये कमाल के हैं। ये दिखाते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट लगभग 12% गिरा, वहीं दूसरी तरफ हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट यानी दुनिया भर को मिलाकर लगभग 7% बढ़ गया। अरे वाह! ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि हमारे एक्सपोर्टर्स ने बड़ी ही समझदारी और फुर्ती से नए बाजार ढूंढ लिए। जब अमेरिका का दरवाज़ा थोड़ा बंद हुआ, तो उन्होंने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के दरवाजे खटखटाए और वहां अपना सामान बेच दिया। इसे कहते हैं विविधीकरण, और ये भारतीय बिजनेस की असली ताकत को दिखाता है। तो ठीक है, हमने गाड़ी का इंजन चेक कर लिया, ड्राइवर से मिल लिए और रास्ते के खतरों को भी समझ लिया। अब आता है सबसे बड़ा और आखिरी सवाल। क्या ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हमें अपना पैसा लगाना चाहिए? क्या हमें इस तेज़ रफ्तार गाड़ी में सवार हो जाना चाहिए? तो चलिए, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार फटाफट सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स देख लेते हैं। फायदे क्या है? गाड़ी का इंजन यानी हमारी घरेलू मांग और सरकारी खर्च बहुत मजबूत हैं। ड्राइवर यानी आरबीआई भी बहुत कुशल और समझदार है, और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी भारत को एक ब्राइट स्पॉट कह रही हैं। लेकिन नुकसान क्या है? एक सहयात्री यानी प्राइवेट सेक्टर अभी भी थोड़ा डरा हुआ है, और सड़क पर बाहरी दुनिया के जोखिम जैसे कोहरा और गड्ढे बने हुए हैं। फैसला लेने से पहले इन दोनों बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि भारत की आर्थिक गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल है और वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तेज रफ्तार का फायदा गाड़ी में बैठे हर यात्री तक पहुंचेगा? क्या ये ग्रोथ समावेशी होगी, यानी क्या इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा? इस पर विचार करना शायद सबसे जरूरी है। इस तरह की जानकारी से भरपूर विश्लेषण तैयार करने में हमारी टीम की बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी विषयों को आपके लिए आसान भाषा में लाते रहें, तो कृपया द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।